हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम 12th कॉमर्स का जो मैथ्स का पेपर होने वाला है 2 मार्च को, उसका हम एक और वीडियो बना रहे हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2। जो स्टैटिस्टिक्स है उसका मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। मतलब वापस हम 12 मार्क्स का वेटेज कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने मैथ्स 1 का ऑब्जेक्टिव्स जो इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो भी आप देख लेना। अब हम कर रहे हैं फिलहाल मैथ्स 2 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसमें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे। क्लियर? सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ मैथ्स 2 का पार्ट। आ जाओ, पहले हम करेंगे एमसीक्यू वाला पार्ट। द मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो मार्क्ड प्राइस होता है बच्चों लोग उसे हम लिस्ट प्राइस भी बुलाते हैं। कौन सा प्राइस बुलाते हैं? लिस्ट। मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, ये सबको ग्रॉस प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस का दूसरा नाम लिस्ट प्राइस भी और इनका दूसरा नाम ग्रॉस प्राइस भी है, भी याद रखना। एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी विल पे द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड एज डेल क्रेडिट एजेंट। क्या बुलाते हैं इसको? डेल क्रेडिट। जो एजेंट ये भी गारंटी लेता है कि तुमको मैं पैसा भी वसूल करके दूंगा उसे हम डेल क्रेडिट पेमेंट एजेंट बोलते हैं। द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड इज कॉल्ड एज, तो 3 दिन का अगर ग्रेस डेज दिया है वो ऐड करने के बाद जो डेट आता है उसे लीगल ड्यू डेट बोलते हैं। कौन सा ड्यू डेट बोलते हैं? लीगल। सम ड्यू को फेस वैल्यू भी बुलाते हैं। कौन सा वैल्यू बुलाते हैं? फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू। बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन, बैंकर गेन का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा रहेगा तो बैंकर गेन का फॉर्मूला होता है टी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर गेन इज कैलकुलेटेड ऑन ट्रू डिस्काउंट। किस पे कैलकुलेट होता है? ट्रू डिस्काउंट पे। द डेट ऑन विच पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर, जिस दिन बिल का पीरियड एक्सपायर होता है वो डेट होता है नॉमिनल ड्यू डेट। कौन सा ड्यू डेट? याद रखना, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, लीगल लिख के आते हैं। जिस दिन आपका बिल एक्सपायर होता है वो नॉमिनल ड्यू डेट होता है। कौन सा ड्यू डेट होता है? नॉमिनल ड्यू डेट। फिर हम 3 एक्स्ट्रा ग्रेस डेज देते हैं। नेक्स्ट, इफ द मर्चेंट गिव 5% ऑर्डिनरी कमीशन, 2% डेल क्रेडिटर 55,000 पे, तो उसका कमीशन बताओ। कैसे निकालने का? 55,000 का सीधा 7% करने का। 5 और 2 7 होता है ना, तो 2 0 कट, 55 7 जा करो तो 550 इंटू 7 अगर आप करोगे तो 3850 आएगा। 3850। फेस वैल्यू और प्रेजेंट वर्थ का जो डिस्काउंट होता है उसे बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको? ट्रू डिस्काउंट। फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ इज बेसिकली ट्रू डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, if the agent earns 42,300 as commission by selling 15 refrigerators, then commission per refrigerator, तो क्या करने का सर? 42,300 को ना 15 से डिवाइड करने का। टोटल कमीशन डिवाइड बाय टोटल रेफ्रिजरेटर, तो एक कमीशन का रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। 15 2 ज़ा 30 बचेगा 123, 15 8 ज़ा 120 बचेगा 30, 15 2 ज़ा और 0 तो 2820 आएगा। 2820। If the present worth of a bill due 6 months hence is 23,000 at 8%, then true discount is, आपको true discount मांगा है ना। TD का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो ये 23,000 इंटू एन, 6 महीना मतलब 6 अपॉन 12 इंटू 8 अपॉन 100। तो सिंपल लैंग्वेज में 23,000 का 4% होगा। तो 23,000 का अगर आप 4% देखोगे तो 920 रुपया होता है। कितना होता है? 920। समझा गया? हाँ सर, पूरा समझा। Next now, the date on which of the period of the bill is expired is called nominal due date. Answer is true. Broker is an agent who gives a guarantee to the seller that the buyer will pay the sale price of the good. गलत है। ब्रोकर वो होता है जो आपका सामान बेच के या खरीद के देता है, मतलब थर्ड मैन। The difference between the banker discount and true discount is called sum due false. BD और जो TD का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं बैंकर्स गेन। क्या बोलते हैं उसको? बैंकर्स गेन, BG बोलते हैं उसको। For trade discount is always allowed on catalog price. This is true. Catalog, marked price, list price सबका मतलब सेम होता है। Bankers discount is also called as true discount. Banker discount को true discount बोलते हैं क्या? सही है। Banker discount को true discount भी बोला जाता है। Banker discount is also called as true discount. सही है बात। Next up, a dash is an agent who brings together the buyer and the seller. तो जो buyer और seller दोनों को मिलवाता है वो ब्रोकर होता है। कौन होता है? ब्रोकर। A dash is an agent who sells the goods by auction, तो ये ऑक्शनर होता है। कौन होता है? ऑक्शनर।
डैश इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो इनवॉइस प्राइस आता है। कौन सा प्राइस आता है? इनवॉइस प्राइस। कौन सा प्राइस? इनवॉइस प्राइस। द डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज बैंकर्स गेन। बैंकर गेन, बीजी होता है ना, बैंकर गेन। द डेट बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज नोन एज लीगल ड्यू डेट। कौन सा ड्यू डेट? लीगल ड्यू डेट। और पूरा पूरा लिखने का LDD NDD ये सब ऑब्जेक्टिव्स में नहीं चलता है। एंड होलसेलर अलाउड 25% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश। नेट प्राइस बोला है तो कैसे निकालोगे? 1600 माइनस 1600 का 25% तो होता है 400। तो 1600 में से 400 गया तो 1200। अभी 1200 में से 5% माइनस करो। 1200 में से 5% 1200 का होता है 60 रुपया। तो 1200 से 60 गया तो 1140। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नेट प्राइस 1140 है। व्हाट इज नेट प्राइस? 1140। व्हाट इज नेट प्राइस? 1140। आई होप समझा पूरा। हाँ सर, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का। अब आओ सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर देखो सब लोग। इंश्योरेंस एंड एन्युटी। A contract that pledges payment of an agreed upon amount to the person or his nominee on the happening of an event covered against is called technical language में इसको क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस, है ना। लाइफ इंश्योरेंस में हम क्या बोलते हैं? अगर आपके घर वालों को कुछ हो गया तो आपके मेंबर्स जो बाकी घर वाले हैं उनको पैसा मिलता है। तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे जो बेस्ड होता है बेसिकली उसे लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। You get payments of 8,000 at the beginning of each year for 5 years at 6%. What is the value of the annuity? तो यहाँ पे आपको FVA डैश का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। FVA डैश का फॉर्मूला C अपॉन I है 6% मतलब 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1.06 और ब्रैकेट में हम करते हैं 1.06 रेस टू कितना है बोला है? 5 साल ना, रेस टू 5 - 1। तो इसका है ना वैल्यू देना चाहिए वो लोग को, अभी इधर दिया नहीं है। इसका वैल्यू 1.06 रेस टू 5 ना, वो लोग देंगे आपको। तो वो देंगे तभी ये कैलकुलेट हो सकता है, नहीं तो ये कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। समझे ये बात सबको? तो आपको बेसिकली इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? इसका आंसर विल बी 35,720। क्या आएगा इसका आंसर? 35,720। अब एक प्रॉब्लम और है, आपको 8,000 रुपया हर साल मिलेगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एन्युटी? मतलब ये आज का वैल्यू मांग रहा है। कौन सा वैल्यू मांग रहा है आपसे? आज का। तो आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू वाला अप्लाई करना है। आपको क्या करना पड़ेगा? 8,000 डिवाइड बाई 0.06 इंटू 1.06 ब्रैकेट 1 - 1.06 रेस टू -5। यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये नाउ है आज का। आपको मिलेगा ना फ्यूचर में 8,000, तो आज कितना उसका टोटल होगा ये पूछ रहे हैं। तो आपको 8,000 डिवाइड बाई 0.06 इंटू क्या था फॉर्मूला? C/I ब्रैकेट 1 + I ब्रैकेट 1 - 1 + I रेस टू -n। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 35,720 आएगा। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन ने देना चाहिए, दिया रहेगा तो ये सॉल्व होगा। डैश इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो चीज़ होता है वो एन्युटी होता है। क्या होता है वो? एन्युटी। क्या होता है वो? एन्युटी। अमाउंट ऑफ मनी टुडे इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर इज कॉल्ड प्रेजेंट। आज, टुडे मतलब क्या है? आज। तो आज का जो टोटल है वो फ्यूचर के सीरीज ऑफ पेमेंट से इक्वल होगा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। आज को प्रेजेंट बोलते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट्स अ फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम देयर कस्टमर एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। द अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी क्या कलेक्ट करती है? प्रीमियम। क्या लेती है? प्रीमियम। प्रीमियम। तो आंसर इज प्रीमियम। क्या आएगा? प्रीमियम। समझा? नेक्स्ट, कार का वर्थ था 10 लाख, इंश्योरेंस लेता 7 लाख का। इंश्योरेंस 7 लाख का करवाया था, डैमेज हुआ 5 लाख का, क्लेम मांग रहे हैं। तो क्लेम का फॉर्मूला क्या था बच्चे लोग? सर IV अपॉन PV इंटू टोटल लॉस। तो इंश्योर्ड वैल्यू है कार का 7 लाख, तो प्रॉपर्टी वैल्यू है 10 लाख, टोटल लॉस है 5 लाख का। तो 7/10 इज 70%। तो 5 लाख का 70% 3.5 लाख। तो आपको 3.5 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। समझा गया? यस सर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ लॉस। दिस इज ट्रू। आपका जो क्लेम होता है वो आपके लॉस के अमाउंट के या तो बराबर होता है तो उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एन्युटी सर्टन बिगिन्स ऑन अ फिक्स्ड डेट एंड एंड व्हेन एन इवेंट हैपेंस। दिस इज फॉल्स। एंड नहीं होता है ऐसा, जब इवेंट खत्म हो गया तो एंड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एन्युटी कंटिंजेंट बिगिन एंड एंड ऑन अ फिक्स्ड डेट, ये भी गलत है। कंटिंजेंट इज बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। फोर्थ, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। दिस इज ट्रू, है ना?
नेक्स्ट, प्रीमियम इज द अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी एवरी मंथ, दिस इज ऑल्सो ट्रू. पेमेंट क्या था, प्रीमियम ये होता है ना जो आप हर महीने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा पे करते हो. समझा क्या पूरा? हाँ सर. नेक्स्ट, इफ पेमेंट ऑफ एन एन्युटी फॉल ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड द सीरीज इज कॉल्ड. बिगिनिंग में हुआ तो इसको एन्युटी ड्यू बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं इसको? एन्युटी ड्यू. एंड में हुआ तो बिगिनिंग, एंड में हुआ तो एन्युटी इमीडिएट. या फिर इसका दूसरा नाम भी याद रखो, दूसरा नाम है ऑर्डिनरी एन्युटी. ऑर्डिनरी एन्युटी, ये दोनों में से कोई भी नाम चलेगा. जनरल इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क. जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? ऑल इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी जो इंश्योरेंस होता है उसको जनरल बोलते हैं. तो ऑल रिस्क एक्सेप्ट लाइफ के बारे में. द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू टू इंश्योर्ड वैल्यू इज कॉल्ड. प्रपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू टू इंश्योर्ड वैल्यू इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू. कितने का आपने इंश्योरेंस करवाया, इंश्योर्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं या तो पॉलिसी वैल्यू बोल सकते हैं. द पर्सन हु रिसीव्स एन्युटी, जो पर्सन एन्युटी जिसको मिलता है उसको एन्विटेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? एन्विटेंट. ये करके जाना, मेरे को लग रहा है कि ये पूछ सकते हैं. द पर्सन हु रिसीव्स एन्युटी इज कॉल्ड एन्विटेंट. क्या बोलते हैं उसको? एन्विटेंट. द इंटरवेनिंग टाइम बिटवीन पेमेंट ऑफ टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट्स. दो सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस है उसे हम बेसिकली बोलते हैं पेमेंट पीरियड. क्या बोलते हैं उसको? पेमेंट पीरियड. पेमेंट पीरियड. द प्रेजेंट वर्थ पूछूंगा इसका, ये अभी एक्चुअली क्वेश्चन था प्रीवियस चैप्टर का बट इसमें पूछ लिया. पेमेंट द प्रेजेंट वर्थ मांगा है, तो प्रेजेंट वर्थ सम ड्यू का फॉर्मूला क्या था? PW ब्रैकेट 1 + NR अपॉन 100, ये था ना फॉर्मूला. तो सम ड्यू दिया है 10,920. प्रेजेंट वर्थ आपको पता नहीं, 1 + NR, तो N हाफ है 6 महीना और ये 8/100. इसको सॉल्व करो, प्रेजेंट वर्थ 10,500 रुपये आएगा. कितना आएगा? 10,500. 10,500. प्रेजेंट वर्थ हमेशा सम ड्यू से ज़्यादा कम रहता है, ये बात याद रखना. तो ये आ गया, समझा गया? दूसरा चैप्टर ये हो गया खत्म, सेकंड चैप्टर. और थर्ड पे रिग्रेशन. तीसरे में अभी रिग्रेशन है. रिग्रेशन से आते हैं MCQs, याद रखना. रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो थियोरी ऑफ क्या है? एस्टिमेशन है, प्रेडिक्शन है कि दोनों है. वो एस्टिमेट भी करते हैं हम, प्रेडिक्ट भी करते हैं, तो बोथ A and B आएगा. देयर आर डैश टाइप ऑफ रिग्रेशन. दो रिग्रेशन लाइन्स होता है, Y on X, X on Y. BYX को क्या बुलाते हैं सर? BYX मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ Y on X. BYX एंड BXY जो होता है ये चेंज ऑफ ओरिजिन का इंडिपेंडेंट रहता है बट चेंज ऑफ स्केल से फ़र्क पड़ता है. तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल. बी ऑप्शन. BYX का फॉर्मूला क्या होता है सर? R इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ Y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ X. तो R इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ Y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ X. अगर UX माइनस A/C है, V है, तो BXY क्या होगा सर? BXY BUV के इक्वल होगा. और कोएफिशिएंट क्या है सर? C/D. BUV इंटू C/D आएगा. BUV इंटू C/D. ऑप्शन बी. नेक्स्ट, कोवेरियंस X, Y जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? कोवेरियंस का दो फॉर्मूला होता है. एक होता है सर समेशन XY/N, समेशन XY/N माइनस X बार इंटू Y बार, और एक होता है समेशन X माइनस X बार इंटू Y माइनस Y बार अपॉन N. तो B C दोनों ऑप्शन चलेगा, दोनों देखो D में. अगर दोनों रिग्रेशन लाइन दिया तो बोल रहा है मीन बताओ, तो मीन के लिए क्या करने का? ऑप्शन डाल के चेक करने का. 7 4 डालता है. 3 7 = 21, 2 4 = 8, 21 + 8 29, 29 - 26 0 होता है क्या? नहीं सर, तो एक गलत है. बी पे आओ. 3 4 = 12, 2 7 = 14, 12 + 14 26, 26 में 26 0 होता है. यहाँ पे भी डालो. 6 4 = 24, 24 + 7 31, 31 में से 31 0, तो आ रहा है, तो बी ऑप्शन सही है. अगर BXY 0 से बड़ा है, BYX भी 0 से छोटा है, दोनों 0 से छोटा है, तो R भी 0 से छोटा आएगा. दोनों 0 से छोटा तो R भी 0 से छोटा. अगर BYX 1 से बड़ा है तो BXY शुड बी लेस देन 1. ये प्रॉपर्टी है. अगर एक वैल्यू 1 से बड़ा तो दूसरा 1 से छोटा. BYX इंटू BXY हमेशा R² के बराबर आता है. किसके बराबर आता है? R² के. समझा? यस सर. आओ अब ट्रू और फॉल्स पे. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ Y on X क्या होता है सर? Y माइनस Y बार इक्वल टू BYX इंटू X माइनस X बार. दिस इज ट्रू. अगर BYX 0 से बड़ा, BXY भी 0 से छोटा, दोनों 0 से छोटा तो R पॉजिटिव. फॉल्स है. दोनों छोटा तो R आएगा नेगेटिव. BYX BXY आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन स्केल. फॉल्स. इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल. ये सब याद रखना. इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ Y on X, BYX रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द लाइन. दिस इज ट्रू. ये ट्रू है. कोवेरियंस X, Y इज इक्वल टू कोवेरियंस Y, X. दिस इज ट्रू. दोनों का आंसर सेम ही आता है. इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ Y on X BXY, तो ये फॉल्स है ना. BYX रिप्रेजेंट होता है.
व्हाट इज x1y? सर x1y का इक्वेशन होता है x माइनस एक्स बार, यहाँ पे y माइनस वाई बार दिया तो ये भी फॉल्स है। समझा? देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आओ, x बार दिया, y बार दिया, बी वाई एक्स दिया है, आपको बोल रहा है एस्टिमेशन ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 5। तो इक्वेशन बनाते हैं y माइनस वाई बार। वाई बार क्या है बच्चों लोग? सर वाई बार है 12, बी वाई एक्स है 0.8, x माइनस एक्स बार, सर x 5 है, x बार 10 है, तो 5 में से 10 गया तो -5, -5 इंटू 0.8 इज -4, तो y विल बी -12, उधर आ गया प्लस, तो 12 में से 4 गया तो 8, तो आपका आंसर आएगा 8। क्या आएगा इसका आंसर? 8। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई किसके बराबर होता है सर? आर स्क्वायर। आर दिया है स्टैंडर्डेशन एक्स स्टैंडर्डेशन वाई, बी वाई एक्स पूछा है, बी वाई एक्स का फॉर्मूला सर आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स, तो आर इज 0.5, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई इज 10, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इज 8, तो 10 इंटू 0.5 इज 5, 5 अपॉन 8, तो 0.86 ज़ा 48, 20, 0.625, क्या आएगा? 0.625 आएगा। बी वाई एक्स 1 से बड़ा तो बी एक्स वाई शुड बी लेस देन 1, तो ऐसे लिखने का लेस देन 1। कोवेरियंस एक्स एक्स आता है तो 1, एक्स माइनस एक्स आता है तो -1, ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट ये दिया बी एक्स वाई पूछा, तो बी एक्स वाई का सर एक फॉर्मूला था समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज समेशन एक्स वाई सर? 76। एन कितना है सर? एन है, एन दिया नहीं, एन 5 है। एक्स बार सर, एक्स बार होगा 20 का 20 अपॉन 5, 4 का स्क्वायर तो 16, डिनोमिनेटर में समेशन एक्स स्क्वायर, तो 90/5 इज 18 माइनस 16, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 76 में से 16 गया तो 76 में से 80, तो -4/5 अपॉन ये होगा 2, तो -4/10 होगा ये, -4/10 इज -0.4, क्या आएगा? -0.4 आएगा। समझा ना? ये फॉर्मूला कौन सा बना है? इधर हम यूज़ करते हैं कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ y का स्क्वायर, तो ये हो गया, सॉरी मैंने गलती किया, देखो नीचे होगा y का, बट y भी ना सेम ही आएगा एक्चुअली। क्यों सेम आएगा? क्योंकि देखो y बार और y स्क्वायर भी सेम ही है, तो फॉर्मूला लिखने में गलती हुआ है, बट आएगा ये -0.4। समझा? यस सर। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। वापस करते इसको एक बार को, ये वाला मैं कैलकुलेशन वापस आपको एक बार बताता हूँ। देखो आपको बी एक्स वाई बोला ना, बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा समेशन वाई स्क्वायर बाय एन माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो समेशन एक्स वाई विल बी 76/5, 76/5 होता है 15.2, और एक्स बार इंटू वाई बार, तो एक्स बार देखो 20/5 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो 4 4 ज़ा 16, डिवाइड में समेशन वाई स्क्वायर बाय एन, तो 90 में से 90/5 इज 18, वाई बार का स्क्वायर ये भी 16, तो ये आएगा -0.8/2, दैट इज -0.4, तो आंसर इज -0.4। समझा? इस तरह से आपका थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड चैप्टर खत्म हो गया। अब टाइम सीरीज से एमसीक्यू पक्का आता है, तो टाइम सीरीज को प्रॉपरली करना है, एमसीक्यू वाला पार्ट देखो ध्यान से। विच कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज रेफर्स टू इरेटिक टाइम सीरीज मोमेंट्स दैट फॉलोइंग नॉन रिकग्नाइजेबल और रेगुलर पैटर्न? जो रेगुलर पैटर्न या नॉन रिकग्नाइजेबल पैटर्न फॉलो करता है उसे हम ट्रेंड लाइन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको? ट्रेंड लाइन। मूविंग एवरेजेस आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग, मूविंग एवरेजेस हमेशा ट्रेंड कंपोनेंट बताता है। ओवरऑल अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड अगर रहेगा, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है तो उसे ट्रेंड बोलते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड बट एफिशिएंट मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज इज, तो कॉम्प्लिकेटेड बट एफिशिएंट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रॉब्लम फॉर फोरकास्टिंग स्पेशली व्हेन यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर? तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जब फोरकास्टिंग हम करते हैं तो फोरकास्टिंग करने पे जो पैटर्न पास्ट में फॉलो हुआ है वो एग्जैक्टली फॉलो होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। द फ्यूचर में नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ द पास्ट। समझा? 6th, द ट्रेंड वैल्यू y इक्वल टू 500 + 60x है, और यहाँ पे 84 का पूछा। अभी 84 देखो, 84 तुम्हारा बेस ईयर है, तो बेस ईयर में x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका आंसर 500 ही आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 500 ही आएगा। बेस ईयर है ना, बेस ईयर का हमेशा आंसर सेम ही होता है, तो 500 आएगा, 500। समझा पूरा? यस सर। नेक्स्ट आओ। इर्रेगुलर वेरिएशन इज नॉट अ रैंडम कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट।
एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज डज नॉट रिक्वायर द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, ये भी फॉल्स है। एडिटिव मॉडल में हम सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली ऐड करते हैं। ऑल द थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम ट्रेंड विल ऑलवेज गिव द सेम रिजल्ट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तीनों का अगर मेथड का तरीका अलग है तो आंसर भी अलग आएगा। सीजनल वेरिएशन कैन बी ऑब्जर्व्ड ओवर सेवरल ईयर्स, दिस इज ट्रू। Moving average method of finding trend is very complicated and involves several calculation, this is false. Moving average easy होता है। Irregular variation is not a random component of time series, this is again repeated sum, this is false. Next, the complicated but efficient method of measuring time series is कौन सा? Sir, method of least square. Dash component of time series is indicated by up and down moment, तो up and down दोनों हो रहा है तो इसे इरेगुलर वेरिएशन बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? विदाउट एनी पैटर्न, देखो लास्ट में विदाउट एनी पैटर्न, प्रॉपर अप प्रॉपर डाउन नहीं जा रहा है। अगर ऐसा होता तो साइक्लिक होता था, नहीं होएगा तो इरेगुलर वेरिएशन है। डैश कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय पीरियोडिक वेरिएशन, तो पीरियोडिक वेरिएशन इज सीजनल। कौन सा होता है? सीजनल, कभी ऊपर चले गया सीजन के हिसाब से, कभी नीचे आ गया, बराबर है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज डैश इंडिपेंडेंट, एडिटिव मॉडल इंडिपेंडेंस अज्यूम करता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल डज नॉट अज्यूम करता है, डज नॉट अज्यूम इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स कंपोनेंट। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम सीरीज इज सिंपलेस्ट है ग्राफिकल मेथड। सिंपलेस्ट कौन सा है? ग्राफिकल। इजी टू कैलकुलेट मूविंग एवरेज, डिफिकल्ट मेथड लीस्ट स्क्वायर। 3 ईयरली का मूविंग एवरेज बोला है तो तीनों को ऐड करो, 2 + 3 + 4 9, 9 डिवाइड बाई 3 इज 3 आएगा। समेशन यू स्क्वायर दिया तो बी डैश पूछा है। सर बी कैसे निकालते हैं? देखो एक इक्वेशन होता है आपका, मैंने नॉर्मल मैं ऐसे पढ़ा था, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दो नॉर्मल कर्व्स होता है, पहला समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और दूसरा समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। तो समेशन एक्स वाई का इधर मतलब होता है यू वाई, तो वो 61 है। ए समेशन एक्स, ए प्लस बी समेशन नहीं, ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, तो ए समेशन यू तो 0 है, 0 बी इंटू 110, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 61/110। तो 11 का टेबल पढ़ो, 11 5 ज़ा 55 बचेगा 60, अगेन 11 5 ज़ा 55, तो 0.55 और आगे सॉल्व करोगे तो 60 बचा था ना 55, तो वापस 50, 11 4 ज़ा 44 वापस 60, 0.5545 आता है। समझा? यस सर। ये लोग y के फॉर्म, u के फॉर्म में लेते हैं, हम y और x के फॉर्म में, बस ये फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं। समझे पूरा? हाँ सर। आ जाओ इंडेक्स नंबर पे, ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग वेटेड रिलेटिव, यूजिंग क्या बोला है? वेटेड रिलेटिव मेथड के हिसाब से आपको बोल रहा है, बताओ कि कौन सा मतलब। CLI का 2 फॉर्मूला था, एक था समेशन IW अपॉन समेशन W, हाँ सर, और एक था समेशन पिको। तो यहाँ पे देखो ना फॉर्मूला आपको दिया है, समेशन IW अपॉन समेशन W कौन सा ऑप्शन में? सर ऑप्शन नंबर ध्यान से देखना, बहुत सारे ऑप्शन में आपको IW अपॉन W ही दिखेगा, बट समेशन दोनों को रहना चाहिए, तो दोनों को ऑप्शन ए में है। पाश्चे, सर पाश्चे का फॉर्मूला लैस्पेस होता है सर पिक्को पोक्को, पाश्चेज होता है पिक्की पोक्की, तो डी ऑप्शन। वॉल्श, सर वॉल्श का फॉर्मूला समेशन P1 कोकी अपॉन समेशन P0 कोकी, तो ऑप्शन ए है देखो। फोर्थ, क्वांटिटी इंडेक्स बाय वेटेड में होता है समेशन Q1W अपॉन समेशन Q0W इंटू 100, समेशन Q1 Q0, देखो डी ऑप्शन में, डी। वैल्यू, सर वैल्यू का फॉर्मूला ऊपर करंट ईयर का खर्चा, नीचे बेस है, तो समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। डॉर्बिश क्या होता है सर? डॉर्बिश होता है L प्लस P अपॉन 2, तो लैस्पियस सर समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को, पाश्चे सर समेशन पिक्की अपॉन समेशन पोक्की अपॉन 2 और इंटू 100 अलग से आएगा। तो देखो पिक्को पोक्को पिक्की पोक्की अपॉन 2 इंटू 100, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी। नेक्स्ट, लैस्पेस दिया, पाश्चे दिया, फिशर क्या होता है सर? रूट ऑफ लैस्पेस इंटू पाश्चे, तो ये हो जाएगा बच्चों 90 इंटू 40, 9 4 ज़ा 36, तो 3600 का स्क्वायर रूट 60, तो आंसर डी ऑप्शन आएगा। प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड में होएगा सर समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इंटू 100, P1W P0W अपॉन इंटू 100, सी ऑप्शन। CLI का एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर से फॉर्मूला सर जो लैस्पियस का होता है, समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को इंटू 100, क्लियर। नेक्स्ट, समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को प्लस, ये गलत है, फॉल्स,
फिशर का फॉर्मूला अगर आपको ऐसे लिखना है तो सारे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है, बीच में प्लस नहीं होता है। डॉर्बिश में बीच में प्लस होता है, तो ये भी फॉल्स है। ये वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला गलत है सर। क्वांटिटी में सर क्वांटिटी का बराबर है समेशन Q1W अपॉन समेशन Q0W इंटू 100, ये ट्रू है। डॉर्बिश इज स्क्वायर रूट, डॉर्बिश स्क्वायर रूट नहीं होता है, फिशर स्क्वायर रूट होता है, ये फॉल्स है। लैस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर यूजेस करंट ईयर क्वांटिटी एज वेल, लैस्पियर का फॉर्मूला पिक्को पोक्को, तो बेस ईयर क्वांटिटी मानता है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट आओ, वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय, सर फॉर्मूला है वॉल्श का समेशन P1 रूट ऑफ कोकी अपॉन समेशन P0 रूट ऑफ कोकी इंटू कितना 100। व्हाट इज लैस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर, सर लैस्पियस का होता है, लैस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बोलो बच्चों। सर लैस्पियस इज समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को इंटू 100। व्हाट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का वेटेड में फॉर्मूला, सर समेशन Q1W अपॉन समेशन Q0W इंटू 100। प्राइस का वेटेड में सर समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इंटू 100। फिशर का फॉर्मूला, सर फिशर का फॉर्मूला इज रूट ऑफ लैस्पियस इंटू 500, रूट ऑफ लैस्पियस इंटू 500। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसके टर्म में, समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को इंटू समेशन पिक्की अपॉन समेशन पोक्की, और ये पूरा इंटू क्या लिखने का 100। सर मार्शल का फॉर्मूला भी ऐसे ही, समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को प्लस समेशन पिक्की अपॉन समेशन पोक्की, और ये पूरा इंटू क्या करने का बच्चे लोग, इंटू 100। सर लैस्पियस दिया 500, फिशर, फिशर के लिए क्या करेंगे सर, रूट ऑफ L इंटू पी, तो 121 इंटू 100, 121 का स्क्वायर रूट 11, 100 का 10, 11 इंटू 10 110। नेक्स्ट लैस्पियस 90 और 540 और आपसे मांग रहा है डॉर्बिश बाउल है। डॉर्बिश में क्या होता है सर, डॉर्बिश में इन दोनों को ऐड करना रहता है, तो 90, तो ये होगा बच्चे लोग 90 प्लस 40 अपॉन 2, तो 130 अपॉन 2 इज 65, तो क्या आएगा इसका आंसर 65 आएगा। बोलो समझ आया, यस सर। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें से भी एक MCQ पक्का आता है। फिजिबल रीजन्स द सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई ऑल द गिवन कंस्ट्रेंट्स, क्या है इसका आंसर, फिजिबल रीजन वो होता है जो हमारे सारे कंस्ट्रेंट्स को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। द कॉर्नर पॉइंट, इसके कॉर्नर पॉइंट्स को आपको मांग रहा है, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या आएगा, देखो ये लेस देन इक्वल टू है ओरिजिन, ये भी लेस देन इक्वल टू ओरिजिन, तो 0,0 पक्का आएगा। 7/2,0 आएगा कि नहीं, डाल के चेक करो, तो 2 इंटू 7/2 इज 7, 7 प्लस 0, क्या 7 प्लस 0 7 के बराबर है, हाँ सर ये भी सही है, बराबर है, तो 7/2 भी आएगा। 3,1 डालो, 3 प्लस 1 4, क्या 4 के बराबर होता है, हाँ सर। 2 3 6, 6 प्लस 1 7, सर ये भी हो रहा है। 0,4 डालो, 0 प्लस 4 4, यहाँ पे 0 2 0 0 0, 4 7 से छोटा होता है, हाँ सर। ये क्यों नहीं आएगा 4,0, बिकॉज 4,0 इधर डालोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। थर्ड, कंस्ट्रेंट्स दिया है, आपको बोल रहा है इसका वैल्यू बताओ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी इसको ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3x तो कहाँ पे होएगा मालूम है कि ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा ना वो वाला पॉइंट लेने का, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 12 और एक होगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 34, बराबर है। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए पहले वाले कर्व को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 5y इक्वल टू 60, 2x प्लस 5y इक्वल टू 34, तो 5y कट, 13x इक्वल टू 26, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x 2 डाल दो, 2 2 4, y 6 आएगा। अब डालो इसमें 10 इंटू 2, सर 10 इंटू 2 इज 20, तो ये आ जाएगा 20, 6 6 ये होगा 20 और 6 6 36, तो 20 प्लस 36 56 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 56, समझा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एवरी LPP हैज़ ऑप्टिमल सोल्यूशन, एवरी LPP हैज़ यूनिक, हर एक LPP का ऑप्टिमल सोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी, कभी कभी नहीं भी आता, अगर मीट नहीं हुआ तो। एवरी LPP हैज़ यूनिक ऑप्टिमल, ये भी गलत है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इफ़ LPP हैज़ 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन देन इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी, हाँ ये सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय 3x प्लस 2y लेस देन 8 कंटेन्स द पॉइंट, तो इसमें कौन सा पॉइंट आता है, ऑप्शन डाल के चेक कर। लेस देन है मतलब ओरिजिन आना चाहिए, तो 0 0, 3 0 0 2, क्या 0 8 से छोटा होता है, हाँ सर ये गलत है। देखो 3 5 15, 15 प्लस 2 17, क्या 17 8 से छोटा होता है, फॉल्स, ये डालो। 3 2 6, 2 1 2, 8 लेस देन 8 फॉल्स,
ये भी डालोगे तो फॉल्स आएगा। तो सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन। इफ़ द कॉर्नर पॉइंट्स दिया इसका आंसर बताने, तो एक एक पॉइंट डालो, z की वैल्यूज निकालते हैं। 0 10 डालो तो 0, 3 0 0, 0 प्लस 20 तो 20 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 2 6, 2 2 4 तो 10। नेक्स्ट डालो 3 4 12 तो 12 आएगा। मिनिमम बोला तो मिनिमम मतलब कम, तो 2 2 पे आएगा मिनिमम, 2 2 पे। इफ़ द कॉर्नर पॉइंट्स अगेन दिया है तो इसमें डालो। मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम 0 0 पे कभी नहीं आता है। 3 0, 4 3 12 तो 12 आएगा। 2 1 डालो, 4 2 तो 13 आएगा। तो इस पे 0 आ रहा है, इस पे 12 आ रहा है, इस पे 13, लास्ट वाले पे डालते हैं। 4 0 0, 5 7 35/3, 35/3 इज 12.66। अभी बोल रहा है मैक्सिमम ना, तो मैक्सिमम आंसर 13 आएगा। क्या आएगा? 13। इफ़ द कॉर्नर पॉइंट दिया इसका वैल्यू बोला है तो डालो, इसमें मिनिमम बोला है तो डालोगे तो ये 20 आएगा। ये हमने डाला 2 2 तो 3 2 6, ये 10 आएगा। 3 2 6, 2 4 8 तो 14 आएगा। और लास्ट वाला 12 आएगा। तो मिनिमम कहाँ पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, 2 समझा पूरा? यस सर। आ जाओ। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी ऑकर्स एट द सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन, दिस इज फॉल्स। सेंटर नहीं, कोई भी पॉइंट्स पे आ सकता है। ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ, ये देखो ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन, तो x लेस देन मतलब नेगेटिव और y पॉजिटिव, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होता है। ये ट्रू है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है। साइना वांट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 24,000, एट मोस्ट मतलब वो नंबर है उससे कम। हाँ तो ये बराबर है। FD में इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड FD y है, तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 24,000, बराबर है ना इन इक्वेशन, है ना। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स को x लिया, FD को y, तो टोटल x प्लस वाई, और ये एट मोस्ट बोला है मतलब वो नंबर है उससे कम, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ, द पॉइंट 1, 2 इज नॉट अ वर्टेक्स, तो इसमें डाल के देखो। 2 1 2, 3 2 6, क्या 8 6 से छोटा होता है? ट्रू या फॉल्स? सर 8 6 से छोटा होता है क्या? ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स है ना, तो नॉट अ वर्टेक्स मतलब सही बोला है क्वेश्चन ने, तो ये ट्रू रहेगा स्टेटमेंट। द फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी बिलोंग्स टू ओनली क्वाड्रेंट 1, इसका दिया है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, और ये देखो ये लेस देन और ये ग्रेटर है और बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉसिबल नहीं है, इसमें नेगेटिव पॉइंट भी आ सकता है, तो ये वाला आपका रीजन फॉल्स आएगा, फिफ्थ का आंसर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 20 बोला है, तो इसका क्या करने का, जब भी ऐसा रहेगा तो इन दोनों को सॉल्व करेगा। 3x प्लस वाई 12 है, 2x प्लस 3y 18 है, तो इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y, 12 3 ज़ा 36। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आएगा 4x इक्वल टू 18, है ना। 4x इक्वल टू, नहीं 3 से किया ना तो 9x होएगा भाई। ये देख, ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, और ये है तुम्हारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, तो हमें अभी दोनों का y सेम, तो इसको 3 से करोगे तो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 7x 18 आएगा, तो x का वैल्यू, इसका पॉइंट्स क्या क्या आएगा देखो, एक पॉइंट यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो मुझे आएगा 4, 0, 0, 12, यहाँ पे क्या आएगा 9, 0, 0, 6, और ये लाइन इंटरसेक्ट भी होगा, तो जब ये इंटरसेक्ट होगा तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, ये है ना, तो इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9x, ये 3y, ये 36, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 18, तो x का वैल्यू 18/7 आया, तो कोई भी इक्वेशन में x का वैल्यू डाल दो, तो 2 इंटू 18/7 इज 36/7 प्लस 3y इज इक्वल टू 18, तो 3y हो जाएगा 18 माइनस 36/7, 18 7 ज़ा 126, 126 में 36 गया तो 90, तो ये आएगा 90/7। अब अपने को डाल के चेक करना है, तो डालते हैं वैल्यूज, मैक्सिमम पूछा है ना, 5 9 ज़ा 45, ये पॉइंट मतलब लाई नहीं होगा, क्योंकि देखो ये लेस देन और ये भी लेस देन है, तो ओरिजिन पे आएगा, मतलब यहाँ पे आपका सोल्यूशन आएगा, तो ये 3 कॉर्नर्स होंगे, तो ये नहीं आएगा। 0,6, तो ये आएगा 18, बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें डालना है 5x प्लस 3y में 18, 5 इंटू 18/7 प्लस 3 इंटू 90/7, 5 18 ज़ा 90, 3 90 ज़ा 270 अपॉन 7, तो ये आएगा 360/7, ये भी गलत है। 4, 0 पे, तो 5 4 ज़ा 20, तो ये देखो 20, 0 होता है, तो ये वाला सबसे छोटा पॉइंट है ना इन सब में से, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। आपको ना इसका बेसिकली ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा,
3x प्लस 4y का पॉइंट्स क्या था, 4 और ये 12, देखो 4 इधर आएगा 12 इधर, तो ऐसे लाइन बनेगा। नेक्स्ट वाला क्या है तुम्हारा 9 और 6, तो 9 इधर आएगा और 6 यहाँ पे, तो ये ऐसे बनेगा, देखो रफली बताता हूँ। और इन दोनों इंटरसेक्ट, तो ये 3 ही पॉइंट्स आने वाले, देखो ये आपका रीजन आएगा, तो ये 3 पॉइंट्स आएगा। तो एक तो हमने देखा नल के ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये 0,6 है तेरा, बराबर। ये तुम्हारा है 4,0 और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो तीनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, तीनों का मैक्सिमम वैल्यू 20 आ रहा है, क्या आ रहा है ना 20, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, समझा? यस सर। नेक्स्ट, द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द, सबसे ज़्यादा वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे होता है, कॉर्नर पॉइंट्स पे। द एस्टिमेटेड द रीजन एक्सपेंड बाय वाई लेस देन और इक्वल टू 0, वाई 0 या 0 से छोटा है, मतलब वाई नेगेटिव कहाँ का होता है सर, वाई नेगेटिव थर्ड और, वाई नेगेटिव जो होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका आंसर 3 and 4 आएगा, 3 and 4। द कंस्ट्रेंट दैट द फैक्ट्री हैज मोर वुमेन देन मेन इज, वुमेन मेन से ज़्यादा है, मतलब वाई एक्स से बड़ा है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अ ट्रेन कैरीज एटलीस्ट ट्वाइस एज मैनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर, तो ट्वाइस फर्स्ट क्लास मतलब 2y एट सेकेंड क्लास, तो जो फर्स्ट क्लास का पैसेंजर वो एटलीस्ट सेकेंड क्लास का ट्वाइस है, मतलब ये आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। x का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, बोलो समझा? यस सर, पूरा समझ गया। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, 7th चैप्टर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू असाइन नंबर ऑफ जॉब्स टू इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स एट मैक्सिमम कॉस्ट, नहीं, नंबर ऑफ जॉब्स टू इक्वल नंबर ऑफ पर्सन एट मिनिमम कॉस्ट। ज़्यादा लोगों को जॉब दो, जितने जॉब है उतने लोगों को देना चाहिए, बट मिनिमम खर्चे पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज टू फाइंड द ऑर्डर इन विच जॉब्स आर मेड, टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, टू फाइंड द सीक्वेंस इन जॉब्स आर हैंड टू द प्रोसेस टू मिनिमाइज। थर्ड देखो, थर्ड में सब कुछ कवर है, पहले तो सीक्वेंस ढूंढो, फिर मिनिमम टोटल इलैप्स टाइम ढूंढो, तो यही काम होता है उसका, सी आएगा। द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेट टू बी बैलेंस्ड इफ इट इज ऑफ, बैलेंस कब होता है, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। टू यूज द हंगेरियन मेथड, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल प्रॉफिट्स टू अपॉर्चुनिटी लॉसेस, सारे प्रॉफिट को अपॉर्चुनिटी लॉसेस, मतलब सबको छोटा करना पड़ता है सिंपल लैंग्वेज में। इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, अगर रो ज़्यादा है कॉलम कम है, तो हमें डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, डमी कॉलम, ऑप्शन ए। इन सिक्वेंसिंग एन ऑप्टिमल पाथ इज वन दैट आफ्टर मिनिमाइजेस गिव्स क्या, elapsed टाइम, आइडल टाइम, बोथ ए एंड बी, दोनों देना चाहिए। इन सॉल्विंग 2 machine and n job sequencing problem, the following assumption is wrong. No passing is allowed, processing times are known, handling time is negligible, the time of passing depends on the order of the machining, ये गलत है। जो हम क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझो। 2 मशीन और n जॉब्स जब होता है हमारे पास, तो फॉलोइंग अजम्पशन इज रॉन्ग, क्या हम अजम्पशन नहीं ले सकते, द टाइम ऑफ पासिंग डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ मशीनरिंग, दिस इज गलत। हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले पूरा ए ख़त्म करते हैं, फिर बी के पास जाते हैं, फिर सी के पास जाते हैं ना, हम टाइम ऑफ पासिंग को ये नहीं देखते कि मशीन पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, बराबर है। 8 बोल रहा है सीक्वेंस बताओ, तो इधर ना आप रफली ऐसा M1 और M2 बनाओ। M1 में है 5 8 10 7, M2 में है 7 4 3 6, तो पहले किसको देगा सीक्वेंसर, सर सबसे छोटा 3 है, तो लास्ट में आएगा C, फिर है सर 4, वो आएगा B, फिर है सर 5, तो फर्स्ट आएगा A, फिर आएगा तो ADBC आएगा, ADBC, सी ऑप्शन, समझा पूरा? यस सर। द हंगेरियन मेथड ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैट्रिक्स रिडक्शन वेयर बाय द कॉस्ट टेबल इज रेड्यूस्ड टू सेट ऑफ, ये ट्रू है। हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन का कभी प्रॉब्लम आता है तो हम उसे, जो हमारा टेबल होता है उसे हम अपॉर्चुनिटी लॉसेस में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ये भी बोल रहा है कि कॉस्ट टेबल को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम छोटा करते हैं ना नंबर्स को। वन ऑफ द अजम्पशंस मेड वाइल सीक्वेंसिंग n जॉब्स ऑन 2 machines, 2 jobs मस्ट बी लोडेड एट अ टाइम ऑन एनी मशीन, दिस इज फॉल्स। एक मशीन को एक ही जॉब जा सकता है। To convert maximization type assignment problem into minimization, the smallest element in the matrix, this is false, smallest नहीं largest element से deduct करते हैं। In an assignment problem, if number of column is greater than number of row, column ज़्यादा है row कम है, तो dummy row add करेंगे, column नहीं है, false है। Next,
The purpose of dummy row or column in an assignment problem is to obtain balance between total number of activities. This is true. In an sequencing problem, the processing times are dependent of order of processing the jobs of the machine. This is false. Next, when an assignment problem has more than one solution, then it is called multiple optimal assignment. इसको क्या बोलते हैं? Multiple. Next, an assignment problem is said to be unbalanced when number of row is not equal to number of columns. तब unbalanced होता है. The time interval between starting the first job and completing the last job, including the idle time in a particular order by giving set of machine, is called total elapsed time. पहले से लेके लास्ट तक का जॉब खत्म करने के लिए जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टोटल elapsed टाइम. टोटल elapsed टाइम में आइडल टाइम इंक्लूडेड रहता है, याद रखना ये चीज़. अ डमी रो और कॉलम विद द कॉस्ट एलिमेंट एज डैश अनबैलेंस्ड. हाँ, तो जब भी हमको डमी रो हम बनाते हैं तो हम सारे एलिमेंट्स को क्या मार्क करते हैं? जीरो. हम सबको जीरो लेते हैं. द टाइम फॉर विच माई मशीन जेड डज नॉट हैव अ जॉब, तो जितने टाइम के लिए मशीन के पास जॉब नहीं रहता है उसे हम आइडल टाइम बुलाते हैं. कौन सा टाइम बुलाते हैं? आइडल टाइम. व्हेन द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन द प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. बोलो समझा 7 चैप्टर भी? यस सर. आ जाओ लास्ट चैप्टर पे. देखो मैथ्स 2 को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसके ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कैलकुलेशन क्योंकि नहीं होता है. एफ ऑफ एक्स इज सी डी एफ, तो सी डी एफ बोला है मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव है. एफ ऑफ -3 पूछा है. एफ ऑफ बच्चे लोग क्या पूछा आपसे? -3 पूछा है. तो -3 इसके अंदर है क्या सर? नहीं है ना. तो ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू नहीं है उसको अदरवाइज में लेते हैं, तो इसका आंसर 0 आएगा. क्या आएगा? 0. एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल. एफ ऑफ एक्स के बाई रूट एक्स है, तो पीडीएफ बोला है तो इंटीग्रेशन का सम है. तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, इसका फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स का एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये इसका फॉर्मूला होता है. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ना. तो एक्स का वैल्यू है के बाई रूट एक्स इंटू, पहले तो देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, इधर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा करना है. पहले पीडीएफ बोला है. अगर आपको पीडीएफ बोला है तो सबसे पहले आपको ये मालूम है पीडीएफ का मतलब होता है जो इसका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो 1 के इक्वल रहेगा. तो k बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा k बाहर, रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज 2 रूट एक्स, 1 बाय रूट एक्स का 2 रूट एक्स. इसमें हमें पुट करना है 0 to 4, ये 1 के बराबर. k को बाहर ही रखो. 2 रूट 4, रूट 4 इज 2, तो 2 2 4, 0 डालोगे तो 0. तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 1/4. व्हाट इज k का वैल्यू? 1/4. अभी निकालो आप e ऑफ एक्स. व्हाट इज e ऑफ एक्स का फॉर्मूला सर? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है. तो x इंटू एफ ऑफ एक्स, तो x का फंक्शन, x को कुछ नहीं करना है. एफ ऑफ एक्स क्या है सर? एफ ऑफ एक्स आया 1/4 रूट एक्स, ये आ गया. x को आप काट के लिख सकते हो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये जाएगा 1/4 को बाहर रखो, ये आ जाएगा रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन. मैं इसको ना सॉल्व भी कर देता हूँ. चलो अच्छे से इसको ज़रा सॉल्व करते हैं. थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चे लोग, थोड़ा सा बस ध्यान दो. यहाँ पे सेकेंड है ना. आओ इधर. ये तो समझे 1/4 कैसे आया? हाँ सर ये तो क्लियर है. अब हमें क्या करना है ना, इंटीग्रेशन करना है 0 to 4 x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ई ऑफ एक्स बोला तो x इंटू एफ ऑफ एक्स, तो x के जगह पे x ही आएगा. एफ ऑफ एक्स था k, तो k का वैल्यू k बाई रूट एक्स, तो k 1/4 था, तो ये आएगा 1/4 रूट एक्स डी एक्स. आप ये जो ऊपर वाला x है इसे लिखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स डी एक्स. तो एक रूट एक्स कट जाएगा, 1/4 को बाहर भेज दो. रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2. इसमें पुट करना है 0 to 4. ये जो 3/2 इसको ऊपर भेज के 2/3 कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3, और नीचे पहले से 4 है. अब इसमें 4 डाल दो और फिर 0 डाल के तो 0 आएगा. ये कट के 2 हो गया देख, तो ये हो गया 1/6. इसमें 4 को 2 स्क्वायर लिख दे, तो 2 2 कट, 2 का क्यूब 8, तो 8/6 आता है जो होता है 4/3. क्या आएगा इसका आंसर? 4/3. थोड़ा सा ट्रिकी था, 4/3 आंसर आएगा. ई ऑफ एक्स पूछा है बाइनोमियल का समय. ई ऑफ एक्स एन पी होता है, एन 20 है, पी 1/10 है. 20 इंटू 1/10 इज 2. ई ऑफ एक्स भी एम है, वी ऑफ एक्स भी एम है. दोनों अगर सेम होता है तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइजन. ई ऑफ एक्स अगर वी ऑफ एक्स से बड़ा है तो बाइनोमियल. अगर एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन व्हेन एन अनबायस्ड कॉइन इज ट्वाइस. याद रखना जब अनबायस्ड कॉइन एक बार थ्रो होता है तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 3.5 आता है.
जब 2 बार होता है तो 3.5 इंटू 2 मतलब कितना 7, तो इसका आंसर 7 आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला है ना, सॉरी नंबर ऑफ हेड्स बोला है क्या, कॉइन नहीं है, नंबर ऑफ हेड्स का बोला है क्या। करते हैं इसको भी सॉल्व ज़रा, आ जाओ 6th वाला। जब 2 बार कॉइन टॉस किया तो आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ हेड्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या चाहिए सर, एक्स आई पी आई पी आई एक्स आई, इसमें से काम हो जाएगा। जब 2 बार हेड्स कॉइन थ्रो करते हैं तो 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी 2 हेड। 0 हेड्स मतलब दोनों पे टेल्स, तो 1/4। 1 हेड मतलब एच टी टी एच 2/4, और ये भी 1/4। व्हाट इज 0 इंटू 1/4, 0। 1 इंटू 2/4, 2/4। 2 इंटू 1/4, 2/4। व्हाट इज 2/4 प्लस 2/4, 4/4। 4/4 का मतलब 1, तो इसका आंसर बच्चे लोग 1 आएगा, 1, ऑप्शन ए। समझा। नेक्स्ट, ये भी देखो इंटीग्रेशन का सम है, पीडीएफ लिखा है मतलब इंटीग्रेशन है, जब भी 0 to 2 ऐसा इंटरवल दिया रहेगा तो के एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है और इसे 1 के इक्वल रखना है। 0 to 2 के बाहर जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन x² 2, इसमें पुट करेंगे 0 to 1, तो ये हो जाएगा k इंटू हाफ इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू 2 आएगी। व्हाट इज k का वैल्यू फ्रॉम यर, k का वैल्यू 2 आएगा भाई, 1/2 कैसे आएगा। देखो के एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट से 0 to 2, तो पीडीएफ का सवाल है ना, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 के बराबर आएगा। तो के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, k इंटू x²/2, इसमें हमें पुट करना है 0 to 2 है क्या, सॉरी 2 है ना, अरे यार, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2, 4/2 इज 2, तो 2k 1 के बराबर आएगा, तो k विल बी इक्वल टू हाफ आएगा। सॉरी मैंने उधर 1 डाल दिया गलती से। हाँ ये मैं बता रहा था, जब डाइस आप एक बार थ्रो करते हो ना तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 3.5, 2 बार थ्रो करोगे तो 3.5 इंटू 2 7, ये शॉर्टकट है याद रखना, तो एक बार पूछा तो 3.5 आएगा। समझा। हाँ सर। नेक्स्ट आओ, इसका आपको बोला है 0 to 4 के लिए फंक्शन है, हमें f(5) 1/4 दिया। सर ये गलत है, ये तो 4 तक के लिए डिफाइंड है, तो 5 का वैल्यू ये कैसे आ सकता है, ये फॉल्स है। ये देखो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 2p बोला है, कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू सर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, 0 इंटू क्यू² इज 0, 1 इंटू 2pq इज 2pq, 2 इंटू p² इज 2p²। इसमें कॉमन क्या बचे लोग सर, इसमें 2p कॉमन है, तो अंदर बचेगा q प्लस p। q प्लस p मतलब सक्सेस प्लस फेलियर, सक्सेस प्लस फेलियर इज ऑलवेज 1, तो ये 2p इंटू 1 क्या आएगा 2p, 2p दिया है क्या, ये ट्रू है। थर्ड वाला आपको सॉल्व करना पड़ेगा, k का वैल्यू दिया है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, k को बाहर ही रखो, x इंटू 1 इज x, x इंटू x इज x², dx दिस विल बी इक्वल टू 1 के बराबर। k बाहर रखा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, x² का x³ 3, इसमें पुट करना 0 to 1, तो 1 ही डालेंगे, 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 0, 3 में से 2 गया तो 1/6, तो k/6 इज इक्वल टू 1 आएगा। k/6 अगर 1 है तो k कितना आएगा 6 आएगा, ये 12 दिया है, ये फॉल्स है। फोर्थ पे आओ, इफ एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स इज 1 2 3 से 9 का इक्वल प्रोबेबिलिटीज, मतलब क्या बोल रहा है आपको, फोर्थ में देखो ऐसा बोल रहा है, जो एक्स आई है वो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो पी आई है वो है 1/9 1/9, सबका इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, 1/9 1/9 ऐसे सबको दिया, 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9, तो आप पे पूछ रहा है एक्स आई पी है, तो 1 इंटू 1/9 सर 1/9, 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9, तो इसको आपको ऐड करना है भी, ऐड करोगे तो ये क्या होएगा, 9 + 8 इज 17 24 30 35। इसको ना ट्रिक है, 1 से जब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आता है ना, 1 से अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आता है तो उसका टोटल इज n इंटू n + 1/2, n इंटू n + 1/2, तो ये 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10/2, तो ये 45 आएगा, तो इसका टोटल 45 और सबके नीचे 9 है, तो 45/9 क्या आएगा 5, तो ये 5 आना चाहिए, दिया ना f (x) 5, तो ये ट्रू है। फिफ्थ, इसका वैल्यू हाफ आता है क्या पूछ रहे थे, तो चेक करके, बाइनोमियल का सम है, हाफ आता है कि नहीं वो चेक करना है आपको, तो बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये सम भी है, मैंने डाला है 120 क्वेश्चन वाले शीट में। अरे इनका वैल्यू 6 है, तो क्या होएगा सर 6c4 इंटू p⁴ इंटू q⁴, यहाँ पे 6c2 इंटू p⁴ इंटू q⁴, तो 6c4 6c2 सेम होता है, p है 4 बार, p है 2 बार, तो 2 बार उड़ के p² बचेगा, q है 4 बार, q है 2 बार, तो 2 बार कट के q² बचेगा, p² अगर q² के इक्वल है तो p भी q के इक्वल होगा, सक्सेस प्लस फेलियर 1 होता है, तो q को यू कैन राइट 1 - p,
माइनस पी इधर आके प्लस हो जाएगा, तो पी प्लस पी 2p, 2p अगर 1 है तो p का मतलब क्या होगा, हाफ, सही है ना, तो p हाफ है तो ट्रू है। x फॉलोज बाइनोमियल, सॉरी ये पॉइजन है, पॉइजन का फॉर्मूला सर e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 दी है अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये भी e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो देखो ये 1 m कट, m एक बार कट हो जाएगा, e रेस टू माइनस एम कट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, तो इधर जाएगा, तो m की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी, बट क्वेश्चन ने 1 दिया है तो ये फॉल्स है। बोलो समझा कैसे चेक कर दिया, हाँ सर। नेक्स्ट ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स आर जनरली ऑब्टेन बाय, डिस्क्रीट का वैल्यू हमेशा काउंटिंग से ऑप्टिमेट होता है, किससे होता है, काउंटिंग, और कंटिन्यूस का एस्टिमेशन से। सेकेंड, इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स प्रोबेबिलिटीज x1 x2 xn, तो प्रोबेबिलिटी का हमेशा टोटल किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। मैं बहुत बार आपको सब में बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, आपका आंसर सही या गलत है कैसे चेक करने का, उसका जो टोटल आता है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज वेरी लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल, तो हम बाइनोमियल की जगह पे क्या अप्लाई कर देते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जब n बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको इजी बनाने के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर x कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और ये माइनस इंटीग्रेशन से देखो कहाँ तक जा रहा है, x तक जा रहा है, अगर अपर लिमिट x तक जाता है तो इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन बोलते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डैश, बाइनोमियल में जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, या तो वो इंडिपेंडेंट रहता है, वो तो क्या रहता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अगर एफ ऑफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पी ऑफ एक्स दिया है, एक्स दिया है, आपको एफ ऑफ 4 पूछा है, मेरा बेटा डिफाइन किसके लिए, सर ये 1 2 3 के लिए डिफाइन है, हमें पूछा है एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 4 के लिए पूछा है ना, बट ये कौन सा फंक्शन है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में याद रखना एफ ऑफ 4 का आंसर 1 आएगा। वो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, याद रखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो एफ ऑफ 4 पूछा है तो पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, तो 4 या 4 से छोटा में 1 2 3 आएगा ना, 1 2 3 का टोटल अगर आप करोगे तो ये 1 आएगा हमेशा। अगर ये सी डी एफ होता तो इसका आंसर 0 आता, अगर ये पी एम एफ है और एफ पूछा है 3 के बाद का तो इसका आंसर 1 आएगा। 7 n4 दिया है और आपको लाइक 2 टाइम्स ऐसे कुछ तो लिखा है, इसको ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा, आ जाओ 7 का ज़रा सॉल्व करके बताता हूँ। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये दिया है, और n की वैल्यू कितने दिया 4, तो p का वैल्यू पूछा है, तो 2 इंटू 4c3 इंटू पी रेस टू 3 इंटू क्यू रेस टू 1, ये आ जाएगा 3 इंटू 4c2 इंटू पी रेस टू 2 इंटू क्यू रेस टू 2, ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखो 2 4c3 क्या होता है 4, ये p 3 बार है, इधर p 2 बार है, तो कट के एक बार p बचेगा, q 1 बार है, q 2 बार, तो इधर कट जाएगा 3, 4c2 क्या होता है 6, और यहाँ पे q बचेगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये आ गया 4p इज इक्वल टू 9q, हमें p पूछा है ना, तो 9q को लिख देना 1 माइनस p, इसको ओपन करो, 4p इज इक्वल टू 9 माइनस 9p, 9p को उधर भेजो, 4p प्लस 9p इज 13p, 13p 9 के बराबर है, तो p हो जाएगा बच्चे लोग कितना 9/13, व्हाट इज p का आंसर 9/13, 9/13, समझे कैसे करते हैं, हाँ सर। e ऑफ एक्स 6 है, v ऑफ एक्स भी दिया है, और आपको पूछा है n का वैल्यू, तो इधर ही हो जाएगा। e ऑफ एक्स क्या होता है बच्चे लोग, np, तो np है 6, v ऑफ एक्स होता है npq, npq है 4.2, आपको n पूछा है तो np की जगह पे 6 डाल दो, 6q इज इक्वल टू 4.2, तो q आ जाएगा 4.2 डिवाइड बाई 6, 4.2 डिवाइड बाई 6 इज 0.7, तो q 0.7 है तो p क्या होगा, व्हाट इज 1 माइनस 0.7, 0.3। अब वो np पे n इंटू p की जगह पे 0.3 इज इक्वल टू 6, 0.3 मतलब 3/10, तो ये देगा 6 इंटू 10/3, 60/3 इज 20, तो n का आंसर क्या आएगा बच्चे लोग 20 आएगा, कितना आएगा 20, समझा, हाँ सर। इस तरह से पूरा मैथ्स 2 का 21 सेट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो मैंने आपको करवा दिया है। प्लीज़ मैथ्स 2 का ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना, कुछ क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस है उसको अच्छे से बाय हार्ट करो, अच्छे से बाय हार्ट करो तो आपको ये सब आ जाएगा प्रॉपर्ली। क्लियर एवरीवन, हाँ सर ये भी समझ में आ गया। सो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करना, इससे आपका ही भला होगा और आपके दोस्तों का भी, एंड डू कंसिडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर। अब इसके बाद एक वीडियो में बनाऊंगा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का, वो भी 21 सेट का है, फिर
मैथ्स 1 का पॉइंट सेक्शन, फिर मैथ्स 2 का पॉइंट सेक्शन, ये सब करेंगे और पूरा मैथ्स आपका रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने आपको 12 मार्क मैथ्स 1 का रिवीजन करवा दिया, 12 मार्क मैथ्स 2 का, मतलब टोटल 24 मार्क का तो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। 8 मार्क का और एक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो 32 मार्क का तो आपका रिवीजन इधर ही हो गया। देखो, समझ रहे? सो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी अच्छे से पढ़ाई करो। आई वॉन्ट 100 on 100 बहुत सारे स्टूडेंट से। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।